हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज की जो चर्चा आप लोगों की रहेगी, तो आज की चर्चा का जो मुख्य बिंदु होगा वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट होने का मतलब ये है कि आज की जो चर्चा होगी उस चर्चा के शुरुआत में हम आपको एक प्रकार की शब्दावली देना चाहेंगे और इस शब्दावली का नाम होगा प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो हम लोगों को नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम लोगों को नाना प्रकार की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और हम लोगों को नाना प्रकार के जो आपके दर्द हैं उनका सामना करना पड़ता है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में प्रवेश करने के बाद हमको असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है, परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है और अलग अलग प्रकार के दर्दों का सामना भी करना पड़ता है। फिर भी हमारी एक अनिवार्यता ये बन जाती है कि हमें अपना जुड़ाव प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया के साथ करना ही पड़ता है। तो ऐसे में हमको ये लगा, क्योंकि हम लोग अध्ययन और अध्यापन का कार्य तो लगातार बनाए हुए हैं और ऐसे में हमने ये विचार लिया है कि हो सकता है कि अध्ययन और अध्यापन के संदर्भ में आप लोग भी नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हों, नाना प्रकार की असुविधाओं का सामना कर रहे हों, नाना प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हों। ऐसे में हमारा नैतिक और परम कर्तव्य ये बन जाता है कि आपके समक्ष एक चर्चा का प्रस्तुतिकरण कर दिया जाए और ये जो चर्चा का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष होगा, इसका एक ही उद्देश्य ये होगा कि आपको ये समझा दिया जाए कि इन तमाम प्रकार की परेशानियों का, इन तमाम प्रकार की दुविधाओं का या इन तमाम प्रकार की असुविधाओं का सामना किस प्रकार से किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जब हम अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की बात करते हैं या जब हम अपने जीवन के कष्टों को दूर करने की बात करते हैं या जब हम अपने जीवन की असुविधाओं को दूर करने की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारा ध्यान महान जो व्यक्तित्व हैं उनकी ओर आ जाना चाहिए। क्योंकि जो वेल इस्टेब्लिश्ड आपकी पर्सनैलिटीज हैं, उनकी बातों का अगर हम आत्मसातीकरण करके चलेंगे तो उनकी बातों का आत्मसातीकरण करने का भाव ये बनता है कि आप अगर उन बातों के अनुसार व्यवहार कर पाओ, अगर आप उन तमाम प्रकार की बातों को गंभीरतापूर्वक या गहराई में जाकर के समझ पाओ, तो आप अपने परेशानियों को अपने आप से दूर कर सकते हो। इस चर्चा का औचित्य क्या रहेगा, ये अभी फिलहाल मैंने हल्का सा तो आपको बता दिया है, लेकिन इस चर्चा का जो गंभीर औचित्य है वो अभी खुल करके आपके सामने अपने आप ही आ जाएगा। शुरुआत करता हूं इस चर्चा की और उद्देश्य हल्का सा मैंने आपको क्या बता भी दिया है। असल में हम लोग अलग अलग प्रकार के कक्षाओं में ये डिस्कशन करते रहे हैं कि हम व्यक्तिगत तौर पर आचार्य चाणक्य की एक राजनीतिक शिक्षा से बहुत ज्यादा क्या है, प्रभावित है। आचार्य चाणक्य ने अपने एक राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से राजाओं को सलाह देने का कार्य किया और राजाओं को सलाह देते हुए ये कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि आपकी एक मनोवैज्ञानिक ताकत होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक ताकत का मतलब यह होगा कि भले ही आप सिंहासन पर बैठे हुए हैं या भले ही आप किसी भी भौगोलिक परिवेश या क्षेत्र के संदर्भ में राजा की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा अपना संवाद, आपको हमेशा अपना कम्युनिकेशन अपनी प्रजा के साथ बना करके रखना होगा। यानी कि आचार्य चाणक्य राजाओं को इस प्रकार की सलाहें देने का कार्य कर रहे थे कि आपकी ओर से लगातार इस प्रकार के व्यवहार आते रहने चाहिए कि प्रजा बिल्कुल यह मान के चले कि राजा अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने वाला नहीं है, राजा हमारे सामूहिक हितों को प्राथमिकता देने वाला है। आचार्य चाणक्य ने यह भी समझाया कि जब कोई भी राजा, जब किसी भी भौगोलिक परिवेश के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति राजा की भूमिका में आपको दिखाई पड़ेगा और अगर वो अपनी ही प्रजा के साथ लगातार सकारात्मक संवाद बना के चलेगा, और लगातार सकारात्मक संवाद का मतलब यह है कि प्रजा को बिल्कुल ये एहसास होता रहे, प्रजा को बिल्कुल इस बात का एहसास होता रहे कि हमारा राजा हमारे लिए है, अपने लिए नहीं है।
हमारा राजा हमारे लिए है, अपने परिवार के लिए नहीं है। हमारा राजा हमारे सामूहिक कल्याण को हमेशा प्राथमिकता देगा और हमें लगातार क्या है, अलग अलग प्रकार की जो फैसिलिटीज हैं या अलग अलग प्रकार की जो आपकी सुविधाएं हैं उनको देने का कार्य करेगा। व्यक्तिगत तौर पर अभी अभी हमने कहा, हम आचार्य चाणक्य की इस शिक्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और इसी शिक्षा का आत्मसातीकरण करते हुए हमने दुष्यंत सिविल क्लासेस जैसा मंच आपके लिए तैयार भी किया है। और इस शिक्षा के माध्यम से ही आज की चर्चा का सबसे बड़ा जो औचित्य है और सबसे बड़ा जो आपका उद्देश्य है, हम उसका प्रस्तुतिकरण आपके सामने करके चलेंगे। जो आचार्य चाणक्य अपने एक राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से राजाओं को सलाह देने का कार्य कर रहे हैं, उन्हीं शिक्षाओं का आत्मसातीकरण करते हुए हम भी आपको समझाने का कार्य करेंगे कि दुष्यंत सिविल क्लासेस जैसा जो मंच है, यह कभी भी अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता नहीं देगा। दुष्यंत सिविल क्लासेस जैसा जो मंच है, ये विद्यार्थियों को अपनी ताकत मानता है, ये विद्यार्थियों को अपनी ताकत मान के चलता है और विद्यार्थियों की जो ताकत है उस ताकत का ही आत्मसातीकरण करते हुए हमेशा इस प्रकार के प्रयास करते रहेगा कि हम कभी भी अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे और ना ही अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देंगे। हमारा परम उद्देश्य है आपके सामूहिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देना है। और हम जानते हैं कि हमारे जो विद्यार्थीगण हैं उनका सामूहिक उद्देश्य क्या बनता है, उनका सामूहिक उद्देश्य यही बनता है कि वो परीक्षाओं में अपनी सफलताओं को प्राप्त कर पाएं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि गुणवत्तापूर्ण जो आपकी शिक्षा है वो आपके समक्ष आए। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम थोड़ा टाइम अवश्य ले लेंगे। अगर कोई चर्चा मान लीजिए आपका 40 लेक्चर में कंप्लीट होना है तो हम उसको 50 या 55 तक या 60 तक आराम से लेके जा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आचार्य चाणक्य समझाया करते थे कि राजा की जो वास्तविक ताकत है वो उसकी जनता में निहित है। और हम आज आपको समझा रहे हैं दुष्यंत सिविल क्लासेस के मंच की ओर से हमारी जो वास्तविक ताकत है वो आप लोगों में निहित है। तो उचित आपके सामने आ गया है। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि हमारे सामने परेशानियां हैं, जब जब आपको ऐसा लगेगा कि हमारे सामने असुविधाएं हैं, जब जब आपको ऐसा लगेगा कि हमारे सामने अलग अलग प्रकार के दर्द हैं, तब तक हम आपके सामने इसी प्रकार की चर्चाएं लेकर के आते रहेंगे। जब तक जीवन है तब तक ये चर्चाएं लेकर के आते रहेंगे। और ये बातें मैं केवल अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं, आप लोग मेरा व्यवहार समझते होंगे, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि मुझे एक दिन इस संसार से जाना है। और ये मैं ये भी सुनिश्चित कर चुका हूं कि इस मंच को मेरे जाने के बाद आगे लेकर के कौन जाएगा। ये मंच हमेशा बना रहेगा। आप इस मंच के उद्देश्य की गंभीरता को समझ के चलेंगे। इस मंच के उद्देश्य की गंभीरता एक ही है, यह मंच कभी भी अपने व्यक्तिगत कल्याण को प्राथमिकता नहीं देगा, आप लोगों के सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देकर के चलेगा। योजनाएं हम गहरी बना रहे हैं, योजनाओं पर हमारा स्टाफ पूरा डिस्कशन कर रहा है। स्टाफ का एक एक बंदा एक एक बिंदु पर गहराई से डिस्कशन कर रहा है कि कहीं गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। हर एक बिंदु का जो प्रस्तुतिकरण है वो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आपके सामने किया जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में जो सूर्यकरण बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हाल ही में जो अभिजय बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और जिस समय आप इस चर्चा के साथ अपना जुड़ाव करेंगे उस समय तक संकलन बैच का जो प्रस्तुतिकरण है वो भी आपके समक्ष हो चुका होगा। तो ये जो तमाम प्रकार के बैचेज आपके सामने लाए जा रहे हैं, इन तमाम प्रकार के बैचेज के संदर्भ में क्या है, आप यही मान के चलेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का जो बीड़ा है वो केवल मैंने अकेले ने नहीं उठाया है, उसमें सहयोग आपको भी करके चलना पड़ेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि इस यात्रा की व्यापकता सामने आनी चाहिए, इस यात्रा का उद्देश्य सामने आना चाहिए। और हम अब बिल्कुल ये चाहते हैं कि ये तमाम प्रकार की कक्षाएं अब आप लोगों का भी परम कर्तव्य बन जाता है कि उन तमाम प्रकार के विद्यार्थियों के बीच पहुंचाएं। आज हम जोर डाल रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है।
क्योंकि सरकारी नौकरी पर हक ये सभी लोगों का है। तो चर्चा का जो उद्देश्य है या चर्चा का जो आपका औचित्य है वो आपके सामने आ गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ जुड़ाव हमारा जरूरी क्यों है? प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ जुड़ाव हमारा जरूरी इस नाते हो जाता है क्योंकि हम एक ऐसे समाज के निवासी हैं, हम एक ऐसे समाज के वासी हैं जहां पर आपका टैलेंट तभी कैलकुलेट होगा जब आपके पास क्या है, कोई सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी को तवज्जो हमारे समाज ने बहुत ज्यादा दे दी है और इस नाते प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव करने की जो हमारी अनिवार्यता है वह हमारे सामने बनी हुई है और हम खुल करके बोलना चाहेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ अपना जुड़ाव करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है या किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। समाज की निगाह एक नहीं है, समाज हम सभी लोगों को अलग अलग प्रकार की निगाहों से देखता है। सरकारी नौकरी को तवज्जो केवल इस नाते दी जाती है क्योंकि उसमें हमारे जीवन का जो आर्थिक पक्ष है वो व्यवस्थित हो जाता है, अनुशासित हो जाता है, सटीक हो जाता है। तो आर्थिक पक्ष की जो उन्नति है, आर्थिक पक्ष का जो मजबूत होना है, उस नाते सरकारी नौकरी को जो हमारा समाज है वो प्राथमिकता देता है। लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हमारे समाज की जो निगाहें हैं वो अलग है। एक सब्जी बेचने वालों को भी समाज एक अलग निगाह से देखता है। वो इस निगाह से नहीं देखता है कि सब्जी बेचने वाला है, वो इस निगाह से देखता है कि उसका आर्थिक पक्ष कैसा है। उद्योग और धंधों के जो मालिक हैं उनको भी समाज एक निगाह से देखता है और निगाह वही बनती है कि इनका आर्थिक पक्ष कैसा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि समाज में जितने भी प्रकार के वर्ग आपको दिखाई पड़ेंगे, या समाज में जितने प्रकार के भी कार्य समूह आपको दिखाई पड़ेंगे, या समाज में जो अलग अलग प्रकार के लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो जिन जिन कामों के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे प्यारे साथियों, लोगों को कामों से मतलब नहीं है, लोगों को उनके आर्थिक पक्ष से मतलब है। इसी नाते यह तो आपको समझा करके चलना पड़ेगा कि जब समाज ने यह ठान ही लिया है, जब समाज ने ये मान ही लिया है कि हम व्यक्ति को उसी हिसाब से पहचानेंगे कि उसका आर्थिक कद कितना ऊंचा है, नीचा है, तो हम उसको कम प्राथमिकता देंगे, मध्यम में है थोड़ी अधिक प्राथमिकता दे देंगे, अगर उच्च अवस्था में है तो उसको हम क्या है, अलग प्राथमिकता देंगे। इस समाज को अगर अपने कंट्रोल में लेकर के आना चाहते हो और इस समाज को अगर अपने पक्ष में लेकर के आना चाहते हो तो आपको यह कार्य करके चलना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यह कार्य आपको करके चलना पड़ेगा। अगर आप में से कोई विद्यार्थी मान के चलेगा कि आप लोगों को बाध्य कर सकते हो कि लोग आपकी प्रशंसा करें, तो मेरे प्यारे साथियों एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि अगर आपको लोगों को बाध्य करना है कि वो आपकी प्रशंसा पर उतर आए, जो आज आपके आलोचक बने हुए हैं वो आपकी प्रशंसा पर उतर आए, तो फिर एक ही तरीका बनता है, उनको सफलता दिखाओ। और ये सफलता आपको दिखा करके चलनी पड़ेगी। और हम इस यात्रा में अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने खुल करके बोल दिया है कि हमारी जो ताकत है, हमारी ताकत आप में निहित है। हमारी ताकत का वास्तविक निष्कर्ष तभी सामने आएगा जब आप एक अच्छा कार्य करके चलेंगे, आप कक्षा की गंभीरता को समझेंगे, आप व्यवस्थित तौर पर नोट्स बना करके चलेंगे और आप चीजों को समझेंगे। तथ्यात्मक जानकारी को कैसे अपना बनाएंगे वो हम अलग अलग प्रकार की कक्षाओं के माध्यम से क्या है, आपके सामने रख रहे हैं। आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इस बात की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। एक शिक्षक के रूप में आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे विद्यार्थीगण हमें व्यक्तिगत तौर पर भी जानते ही होंगे, हमने एक शिष्य के रूप में हमेशा प्लेटो को प्राथमिकता क्यों दी। इस संसार का सबसे बेहतरीन शिष्य है जो हमें लगा, वो प्लेटो ही क्यों लगा? वो इस नाते लगा क्योंकि प्लेटो ने कभी भी अपने गुरु को मरने नहीं दिया। प्लेटो ने कभी भी अपने गुरु को मरने नहीं दिया। यह आपने देखा होगा कि प्लेटो का जो पूरा अध्ययन है वो अपने गुरु को एक नए प्रकार का जीवन दिए जाने के संदर्भ में। अरे आप ये ऑब्जर्व करके चलो, जब उनके गुरु सुकरात को जहर का प्याला दिया गया तो संपूर्ण यूनान में जो प्लेटो हैं 8 वर्षों तक लगातार भटकते रहे। इतना दर्द, इतनी पीड़ा,
तो ये क्या था? ये जुड़ाव का परिणाम था। वो जुड़ाव आपको करके चलना पड़ेगा। उसी जुड़ाव में तो भरोसा व्यक्त होगा। तो आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपका भी ये परम कर्तव्य बन के चलता है कि आप इन बातों का आत्मसातीकरण करके चलें, आप इन बातों को अपनाएं कि हम यहां से अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको भी इस यात्रा में भरपूर सहयोग करके चलना पड़ेगा। अब जो आपके सामने अलग अलग प्रकार की परेशानियां आती हैं या आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की दुविधाएं आती हैं, उन दुविधाओं का आप सामना कैसे करेंगे? तो उन दुविधाओं का सामना किए जाने के संदर्भ में हम सबसे पहला जो प्रस्तुतिकरण आपके सामने करेंगे वो स्वामी विवेकानंद की ओर से एक डिस्कशन हम आपके सामने क्या है लाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि विद्यार्थियों के लिए लोगों ने बहुत बातें की हैं, लेकिन यहां आपकी जो काम की चीज है वो स्वामी विवेकानंद की ओर से एक डिस्कशन आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और वो जो डिस्कशन है वो काफी हद तक आपको क्या है सहूलियत देने का कार्य करेगा, काफी हद तक आपकी परेशानियों को क्या है आपसे दूर करने का कार्य करेगा। स्वामी विवेकानंद जी क्या आपको समझाना चाहते हैं? वो आपको समझाना चाहते हैं कि विद्यार्थी क्या है। वो आपको समझाना चाहते हैं कि विद्यार्थी क्या है। इसको ऐसा मान लेते हैं कि वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है इसका जो सबसे बड़ा गुण है, विद्यार्थी का सबसे बड़ा जो गुण है, तो सबसे बड़ा गुण क्या है वो क्या माना जाएगा? उनके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा गुण क्या माना गया? एकाग्रता मानी गई। सबसे बड़ा गुण क्या माना गया मेरे प्यारे साथियों? एकाग्रता मानी गई। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने विद्यार्थी का जो सबसे बड़ा गुण उस समय माना था वो एकाग्रता को माना है। ये कहा करते थे कि अगर किसी विद्यार्थी के व्यक्तित्व में एकाग्रता आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि विद्यार्थी जो है वो अपने आप को एक सही दिशा में लेकर के जाएगा। विद्यार्थी अपने आप को क्या है एक सकारात्मक पथ पर रखते हुए अपने आप को आसानी से आगे बढ़ाएगा। लेकिन वो ये भी समझा रहे थे कि विद्यार्थी की जो एकाग्रता है तो एकाग्रता के दुश्मन है। विद्यार्थी की जो एकाग्रता है एकाग्रता के दुश्मन है। दुश्मन होने का भाव उन्होंने ये बताया है कि भी विद्यार्थी की जो एकाग्रता है इसको परेशान किस तरीके से किया जा सकता है, या इसको जो परेशान करने वाले कारक हैं वो परेशान करने वाले जो कारक हैं वो कौन से कारक होंगे। तो हम आपको समझाते हैं कि असल में वो ये कहना चाहते हैं कि भैया आप एक काम करो, विद्यार्थी के सामने समाज को जोड़ने की बात करो। विद्यार्थी के सामने क्या समाज को जोड़ने की बात करो। और मैंने हमेशा कहा है कि समाज ना तो मेरा ना आपका, समाज किसी का नहीं है। समाज ना तो जीने देता है ना मरने देता है, याद रखना। समाज ना तो जीने देता है ना मरने देता है। समाज तो केवल आपके सामने क्या रखेगा? समाज तो केवल क्या रखेगा? समाज आपके सामने क्या रखेगा? आलोचनाएं रखने का कार्य करेगा। समाज आपके सामने क्या है? आलोचनाएं रखने का कार्य करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन आलोचनाओं को आधार बनाते हुए अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, लेकिन नुकसान नहीं करना है। समाज की इन आलोचनाओं को टैकल करने के दो तरीके हम आपको देना चाहेंगे, और इन दोनों तरीकों में चुनाव आपका रहेगा कि सबसे जो बेहतरीन तरीका है आप किस प्रकार से लेकर के चलेंगे। इन आलोचनाओं का, समाज की आलोचनाओं का सामना अगर आपको करना है तो इन्हीं आलोचनाओं को क्या बना लो? अपनी ताकत बना लो। इन्हीं आलोचनाओं को क्या बना लो? अपनी ताकत बना लो। इन्हीं आलोचनाओं को क्या बना लो? अपनी ताकत बना लो। अपनी ताकत बना लो। कहते हैं ना कि जिसको बात नहीं लगी उसको क्या लगा, जिसको बात नहीं लगी उसको क्या लगा। तो इन्हीं आलोचनाओं को क्या अपनी ताकत बना लो, और इन्हीं आलोचनाओं के साथ महात्मा गांधी की एक बात को भी जोड़ के चल लो। महात्मा गांधी ने हमेशा कहा कि मामला चाहे किसी विचारधारा का हो, या मामला चाहे किसी व्यक्तित्व का हो, या मामला चाहे किसी व्यवहार का हो, अगर लोग उसकी आलोचनाएं नहीं कर रहे हैं तो ना तो विचारधारा का कोई प्रभाव है, ना ही व्यक्तित्व का कोई प्रभाव है, और ना ही किसी व्यवहार का कोई प्रभाव है। आप समझो, अगर आपके व्यवहार की, आपके व्यक्तित्व की, अगर आपकी सोच की आलोचनाएं हो रही हैं तो आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व और आपकी सोच ताकत रखता है। लोग चर्चाएं उसी के बारे में करते हैं जिसके पास ताकत है। वैसे तो भीड़ आपको बहुत दिखाई पड़ेगी, संसार में नाना प्रकार के लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या हम हर किसी के बारे में बात कर रहे हैं? जी नहीं, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास ताकत है।
तो यहां भी मैंने 2 प्रकार के तरीके आपको बताए कि इन्हीं आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाओ, और ताकत बनाने में अगर कोई परेशानी का भाव पैदा हो तो महात्मा गांधी की जानकारी को जोड़ के चल लो। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आपकी आलोचनाएं हो रही हैं तो आनंदित हो जाओ, अगर आपकी आलोचनाएं हो रही हैं तो मन प्रसन्न हो जाना चाहिए, इस भाव को लेकर के कि चलो लोग हमारे बारे में बातचीत कर तो रहे हैं, हम लोगों के मध्य क्या है, चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो अगर आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाने में आपको किसी प्रकार के परेशानी का भाव पैदा होगा तो आप महात्मा गांधी की शिक्षा को क्या है, जोड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका यह है जो थोड़ा नकारात्मक कई बार माना जाता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी इसको अपना करके भी चलते हैं, और स्वामी विवेकानंद जी हल्की सी इस पर चर्चा भी करके चलते हैं। वो ये करके चलते हैं कि जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आप समाज से क्या है, समाज से अलगाव कर लें। अलगाव का मतलब क्या है, सेपरेशन, अलगाव कर लें। वो ये भी कहा करते थे कि जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आप समाज से क्या है, सेपरेशन ले लें। केवल विद्यार्थी जीवन में ही क्या अपना जीवन व्यतीत करते रहें तो समाज की जो आलोचनाएं हैं, समाज की जो नकारात्मक टिप्पणियां हैं, वो आप पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगी। लेकिन हम आपको अच्छा विकल्प ये देना चाहेंगे कि आप इसके अकॉर्डिंग काम करें। ये क्या है, इसको आप क्या है, प्रेफरेंस देने का काम करेंगे कि समाज की आलोचनाओं को ही अपनी ताकत बनाओ, और उन आलोचनाओं को हमेशा अपने साथ जोड़ के चलो कि अच्छा आज ऐसा है कि ये हमारे बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जवाब कभी अपनी जबान से मत देना, जवाब कभी अपनी अभिव्यक्ति से मत देना, यानी कि बोलते हुए जवाब मत देना, अपनी सफलता, अपनी सक्सेस के माध्यम से जवाब देना। अगर आप चाहें तो आप विकल्प नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं कि समाज से अलगाव कर लो। और समाज से अलगाव को लेकर के मतलब भाव यह हो जाता है कि आप जब अपनी तैयारी में होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में होते हैं, तो आपका अधिकांश समय आपके कमरे के अंदर अपनी किताबों के साथ क्या है, व्यतीत हो जाना चाहिए किसी न किसी रूप में। उससे क्या, उससे एक एकाग्रता का जो भाव है वो भाव बना रहेगा, उस भाव पे कोई नुकसान नहीं आएगा। दूसरी बात, स्वामी जी ये भी कहा करते थे कि भाई देखिए, विद्यार्थी जीवन में जब हमें होते हैं तो हमारी एक मित्र मंडली तो होती ही है। हमारी क्या होती है, एक मित्र मंडली तो हमारे साथ जुड़ के काम करती है। अब ये जो आपकी मित्र मंडली है, इस मित्र मंडली की पहचान करना जरूरी है। इस मित्र मंडली की क्या है, पहचान करना बहुत जरूरी है। पहचान करना जरूरी है, पहचान करना जरूरी है। जैसे कि सम्राट अशोक ने भी अपने धम्म के सिद्धांत के माध्यम से कहा था कि अच्छे मित्र बनाने चाहिए, लेकिन अच्छे मित्र की परिभाषा क्या हो। तो हम लोग सभी लोग जानते ही हैं कि जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में अपना जीवन व्यतीत करने की बात करते हैं तो एक मित्र मंडली हम अपने साथ जोड़ के चलते हैं, लेकिन उस मित्र मंडली का आइडेंटिफिकेशन करना आपको आना चाहिए, या उस मित्र मंडली की पहचान करना आपको आना चाहिए कि मित्र क्या होता है, मित्रपता क्या होता है। मित्र वो होता है जो आपको नकारात्मक सलाह ना दे, जो आपको नकारात्मक सलाह ना दे, जो आपको नकारात्मक सलाह ना दे, जो आपको क्या दे, सकारात्मक सलाह दे, जो आपको क्या दे, सकारात्मक सलाह दे, जो आपको क्या दे भाई, सकारात्मक सलाह देने का कार्य करे, सकारात्मक सलाह दे। और सकारात्मक सलाह दे, इसका भाव क्या होगा, इसका भाव यह होगा कि, है ना, सकारात्मक सलाह दे, इसका भाव क्या होगा कि आपका लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता, लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता आसान हो। लक्ष्य प्राप्ति का जो रास्ता है वो क्या हो, आसान हो। लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता क्या हो, आसान हो। लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता क्या हो, आसान हो। तो मित्र मंडली आपके साथ रहेगी तो सही। और अगर मैं खुल करके इस बात पे बात करना चाहूंगा कि आपकी मित्र मंडली आपको यह समझाती है कि भैया लगातार तथ्यात्मक जानकारी के साथ अपना जुड़ाव करके चलो, तो ऐसी मित्र मंडली से दूरियां बनाने में ही फायदा है। क्योंकि आप जान पा रहे हैं कि आपके परीक्षाओं का एनवायरनमेंट बहुत ही गहराई में जाकर के परिवर्तित हुआ है। तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए आपके पास, लेकिन तथ्यात्मक जानकारी से पहले क्या है, कॉन्सेप्ट आपके पास आना चाहिए। हम एक भाव आपको दे रहे हैं,
अब इन चीजों की कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। लेकिन मित्र मंडली में जो भी आपके मित्र हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप उनको छोड़ दें। हम क्यों कहेंगे आपसे आप उनको छोड़ें, लेकिन आप उनकी पहचान करना सीखें। नकारात्मक सलाह देने वाला आपका मित्र नहीं है, सकारात्मक सलाह देने वाला आपका मित्र है। और विद्यार्थी जीवन में आपकी मित्र का एक बड़ा मतलब बनता है कि जो लगातार आपको इस प्रकार के सलाह देता रहे कि आपकी तैयारी कैसे आसान हो सकती है, आपकी तैयारी कैसे व्यवस्थित हो सकती है। और अगर कोई पहले ही ये कह दे, अरे आप तो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, इसका तो एग्जाम बहुत कठिन होता है, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आते हैं, पहले आपको स्क्रीनिंग देना पड़ेगा, उसके बाद आपको विषय की तैयारी करनी पड़ेगी, तो ऐसे लोगों के हाथ जोड़ लो, भैया नमस्कार, आप इधर हम इधर। और अगर कोई ये कह रहा अरे कुछ नहीं है, सब हो जाएगा, अगर कोई इतना भी कह रहा है ना कि कुछ नहीं है भाई सब हो जाएगा, व्यवस्थित तौर पर लग जाओ, जुट जाओ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में, तो आपके काम का है। तो वो क्या है, आपके काम का है। अब हम बहुत ही कठोर व्यवहार आपके साथ करेंगे। यहां हम पहले ही बोल रहे हैं, इस मामले को हम हमेशा कठोर व्यवहार के रूप में लेके चले हैं, क्योंकि इसका पालन हमने बहुत ज्यादा किया है और हमने इसका पालन किया तो हमें तो बड़ा फायदा मिला है। अब ये चुनाव आपका रहेगा, कोई भी चर्चा बाध्यकारी नहीं है, आप जानते हैं हम हमेशा बोलते हैं। लेकिन जो व्यवहार अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये व्यवहार जो है ये थोड़ा कठोर है, लेकिन इसका पालन हमने काफी किया है। हमको तो फायदा हुआ। हमको फायदा किस मामले में हुआ कि विद्यार्थी आप हैं, जाहिर सी बात है कि आपके क्या होंगे, रिलेटिव्स होंगे। विद्यार्थी हैं तो आपके क्या होंगे, रिलेटिव्स होंगे। और हम खुल करके बोलना चाहेंगे और कठोर व्यवहार करना चाहेंगे कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं ये हमारी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, तो भैया आपकी सफलता का इंतजार अगर आपका कोई रिश्तेदार कर रहा है तो आपसे धन्य व्यक्ति और कोई नहीं है, आपसे धनवान व्यक्ति और कोई नहीं है, आपसे अच्छा नसीब और किसी के पास नहीं है। अगर किसी को यह लगता होगा कि हमारे रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सफलता का इंतजार कर रहा है बैठ के कि कब यह सफलता प्राप्त करे, तो मैं फिर वही कहूंगा कि उससे धन्य, धनवान और मजबूत नसीब वाला व्यक्ति मेरी नजरों में और कोई नहीं। मैंने तो इनके रिगार्डिंग एक ही फार्मूला अपनाया और इनके रिगार्डिंग मैंने जो फार्मूला अपनाया मुझे बड़ा फायदा हुआ। मैं हमेशा कक्षाओं में कहता रहता हूं कि अगर आप मेरा फोन भी उठा करके देखेंगे तो मेरे फोन में मेरे किसी रिश्तेदार का कॉन्टैक्ट नंबर आपको नहीं मिलेगा, हम नहीं रखते, क्योंकि हमको यहां पर यह लगता है कि वो केवल हमारा मोरल डाउन कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों बेवजह अपना मोरल डाउन करवाना। तो यहां तो कंप्लीट अलाइनेशन मैंने हमेशा अपनाया है, यानी कि यहां तो हम बिल्कुल क्या लेकर के चले, हमेशा संपूर्ण अलगाव लेकर के चले हैं। संपूर्ण क्या है, अलगाव हम लेकर के चले, संपूर्ण अलगाव हम क्या है लेकर के चले। ये चीजें बहुत ज्यादा आपको परेशान करती हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो आपकी यही है ना, आलोचनाएं। तो आलोचनाओं को टैकल कैसे किया जाए, समाज की ओर से आलोचनाएं आ रही हैं, उन्हें कैसे टैकल किया जाए, रिश्तेदारों की ओर से आलोचनाएं आ रही हैं, उन्हें कैसे टैकल किया जाए। अभी हम पीछे कोई इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें कोई फीमेल कैंडिडेट्स थी, उनका यूकेपीएससी में सिलेक्शन हुआ था। तो बताइए, उनके बारे में यही कहा जाता था, उनके माता पिता को गली के लोग कहा करते थे कि अरे कहां पढ़ा रहे हो, शादी कर दो। माता पिता ने बात नहीं मानी, सिलेक्शन हुआ और उसी गली में क्या है, ढोल बजवाया इन्होंने बाद में। तो समाज की भीड़ में मेरे प्यारे साथियों, आपकी सफलता का इंतजार करने वाले बहुत कम लोग हैं। आपके माता पिता आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, आपके अध्यापक गण आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, और अगर आपके पास नसीब अगर आपका अच्छा है तो कोई सच्चा मित्र अगर आपको मिल गया है तो वो भी आपकी सफलता का इंतजार करेगा। हां, आपकी सफलता की पार्टी में आने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। क्या कहा मैंने, आपकी सफलता की पार्टी में आने वाले लोग क्या हैं, आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन तरीका क्या है, इन चीजों को रोका कैसे जाएगा। कुछ जो आपके ठोस कदम है या जो आपके कठोर कदम है वो आपको उठाने पड़ेंगे। माता पिता
और अध्यापक गण, यही दो रिश्ते ऐसे हैं जो स्वार्थ रहित हैं। इस पर मैं अलग से अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन ये जो आपकी आलोचनाएं हैं, इन तमाम प्रकार की आलोचनाएं ने जो आपको दबाया हुआ है, आप परीक्षा भवन में जा रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे वो क्या कहेगा, अरे वो क्या कहेगा, अरे वो क्या कहेगा। अरे फर्क किस बात से पढ़ना चाहिए? माता पिता के कहने से पढ़ना चाहिए। और माता पिता के कहने को या माता पिता के अपेक्षाओं को कभी दबाव में लेकर के नहीं चलना। किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि अगर आप अपने माता पिता को ही कन्विंस नहीं कर सकते तो आप दुनिया में किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते। तो माता पिता के कहने का या माता पिता के अपेक्षाओं का दबाव भी आपको अपने ऊपर कभी लेकर के नहीं आना चाहिए। यह बात मैं खुल के यहां पर बोल रहा हूं। एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन जाओगे फ्री माइंड के साथ जाना, परफॉर्मेंस तभी अच्छी बन पाएगी। और इनको करो दरनिकार, इनको बिल्कुल दरनिकार करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं समझता हूं आपकी बातें कि रिश्तेदारों के साथ अलगाव लेकर के आने में आपको थोड़ी समस्या का भाव होगा, लेकिन कुछ समय के लिए स्वार्थी बन जाओ। जब सफलता उनके सामने आएगी तो वो आपके समर्थक अपने आप ही बन जाएंगे। तो सबके सामने रखना क्या है? अपनी सफलता। हमने अपने जीवन में जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की थी तो हमको डिफेंस में जाना था। आप जानते होंगे सीडीएससी करके एक एग्जामिनेशन होता है, उसको हम सीडीएस भी बोलते हैं। तो हमारे पिताजी बहुत ही सीधे स्वभाव के आदमी हैं। उनको हमारे परिवार के लोग ही आकर के समझाते थे कि अरे लड़का क्या तैयारी कर रहा है, ऐसी परीक्षाओं में सिलेक्शन हुआ नहीं करते। और मजे की बात करिए, हमारा हुआ भी नहीं। लेकिन कम से कम उस समय में हमने यह बीड़ा उठाया कि हमारे आसपास के दूर दूर तक के गांव में उस परीक्षा का ख्याल किसी के दिमाग में था नहीं। हम पहले थे उस परीक्षा की तैयारी करने वाले, और इंग्लिश में बहुत ज्यादा गरीब थे, बेहद गरीब थे। जीएस में अच्छे थे, इंग्लिश में बेहद गरीब थे, और इंग्लिश में गरीबी लेकर के डूब गई। लेकिन कम से कम बीड़ा तो उठाया, कम से कम आगे तो बढ़े। और हम अपने माता पिता को बड़ी प्यार के साथ समझा दिया करते थे कि जीवन में हमेशा इंसान को ऊंची सोच रखनी चाहिए, नीची सोच नहीं। जब बात लक्ष्य को निर्धारित करने की आती है, जब बात लक्ष्य के निर्धारण की आती है, तो सोच हमारी उच्च कोटि की होनी चाहिए, निम्न कोटि की नहीं होनी चाहिए। लोगों को जो कहना है उनको कहने दो। तो ये कुछ चीजें स्वामी विवेकानंद जी की ओर से हमने आपके सामने रखी। अब इन्हीं की ओर से एक बात और हम आपके सामने रखना चाहेंगे। वो बात हमारे और आपके बीच की है। हम तभी आपकी सहायता कर पाएंगे जब आपके मन में हमारे प्रति विश्वास पैदा होगा। मैं हमेशा कहा हूं कि कक्षा में बैठा कोई विद्यार्थी, आप कक्षा में ही तो हैं। अभी आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, मैं तो उनको कक्षाएं ही मान के चलता हूं। तो हमारी कक्षा में बैठा हुआ कोई भी विद्यार्थी अगर ये मान के बैठ लेता है कि नहीं हमें कुछ समझना ही नहीं है, यानी कि अविश्वास लेकर के आ जाता है, तो हम उसकी सहायता नहीं कर पाएंगे। विश्वास कैसे लाया जाए, ये स्वामी विवेकानंद ही आपको समझाने की बात करेंगे कि विश्वास कैसे लाया जाए। आपको एक घटना आपके सामने रखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता कि बचपन से ही काफी चिंतनशील स्वभाव के व्यक्ति रहे। धर्म के मामले को लेकर के उनके व्यक्तित्व में जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा थीं। वो ईश्वर को जानना चाहते थे, आत्मा को जानना चाहते थे, कर्म को जानना चाहते थे, पुनर्जन्म को जानना चाहते थे, और जन्म और मृत्यु के चक्र को भी क्या है जानना चाहते थे। अपने इन्हीं धार्मिक सवालों के साथ अपने आप को जोड़ते हुए उन्होंने बंगाल की धरती पर दो धर्म के बड़े बड़े जानकार थे, उनके सामने अपना प्रस्तुतिकरण किया। लेकिन किसी के जो आंसर्स आए ना, किसी के आंसर्स ने स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं किया। इसी प्रक्रिया में स्वामी विवेकानंद जी का जुड़ाव किसके साथ होता है? रामकृष्ण परमहंस के साथ होता है। पढ़ा होगा आपने उनके बारे में। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी, और मंदिर क्या है, काली देवी को या काली माता को क्या था, समर्पित था।
रामकृष्ण परमहंस जान पा रहे थे कि व्यक्ति के मन में, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के मन में किस प्रकार के सवाल हैं, क्योंकि ये बचपन में ही काफी लोकप्रिय हो गए थे अपने गहरे और गंभीर सवालों को लेकर के। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलेगा। लेकिन पहले आपको एक काम करना होगा। मंदिर के अंदर एक कक्ष है, आपको उस कक्ष में बैठना है, कुछ समय अपना व्यतीत करके आना है, और जब आप बाहर निकलेंगे तो हम आपके सवालों के जो आंसर्स हैं आपके सामने रख देंगे। स्वामी जी उस कक्ष में गए और ये बातें उन्हीं की हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे ही मैं कक्ष में गया तो कक्ष के अंदर का जो वातावरण है, उस वातावरण ने मुझे इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया, इतनी गहराई में जाकर के प्रभावित किया कि मेरा मन हुआ कि यहां से बाहर अब जाना ही नहीं। बस वहीं से रामकृष्ण परमहंस के संदर्भ में स्वामी जी के व्यक्तित्व में एक विश्वास का धरातल पैदा हो गया, और जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने उनको आंसर्स देने की बात की तो प्रत्येक प्रकार का जो आंसर है उनको सेटिस्फाइड करता चला गया। यानी कि ये कक्षाएं तभी आपको लाभ देने का कार्य करेंगी, ये कक्षाएं तभी आपको सहयोग करने का कार्य करेंगी जब इन कक्षाओं के संदर्भ में, इन कक्षाओं के प्रति आपके व्यक्तित्व में एक विश्वास पैदा हो जाएगा। तो विश्वास जरूरी है, लेकिन हमारे प्रति ही क्यों आए, इस नाते आप चेक कर लें, आप परीक्षण कर लें कक्षाओं का, चर्चाओं का। अगर आपके परीक्षण में कक्षाएं, चर्चाएं नकारात्मक हैं तो विश्वास लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके परीक्षण में चर्चाएं सकारात्मक हैं तो विश्वास आ जाना चाहिए। यह तय आपको करना है, मुझे नहीं, क्योंकि मामला आपके भविष्य का है। और अगर मामला आपके भविष्य का है तो बड़े बड़े चुनाव भी क्या है, आप ही के होने चाहिए, मेरे नहीं। मेरा चुनाव तो एक ही जगह होगा कि मुझे किस टॉपिक में कितनी गहराई दिखानी है और मुझे किस टॉपिक में किस तरीके से आपको पढ़ाना है। बाकी चुनाव आप लोगों के होंगे। हम आपको अपने साथ जोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस पावन यात्रा का, इस गहरी यात्रा का मतलब तभी निकल के आ पाएगा जब आप इस के प्रति अपने मन में एक भरोसा लेकर के चलेंगे कि अगर हम कोई जुड़ाव करते हैं, जुड़ाव करने का मतलब क्या है, आपका टाइम हम ले रहे हैं भाई। जुड़ाव करने का मतलब क्या हुआ, आपका टाइम हम ले रहे हैं, और अगर आप अपना टाइम हमको देने की बात कर रहे हैं तो उसके सकारात्मक निष्कर्ष आपके सामने आने चाहिए, उसके सकारात्मक परिणाम आपके सामने आने चाहिए। तो उसके लिए आपके मन में विश्वास आना बहुत जरूरी है। यह आपको खुद ही तय करके चलना है। आप परीक्षण कर सकते हैं कक्षाओं का, कक्षाओं के अंदर की चर्चाओं का और चर्चाओं के अंदर के ठहराव का। याद रखना, कक्षाओं के अंदर की चर्चाओं का और चर्चाओं के अंदर के ठहराव का आपको परीक्षण करना होगा, और उस परीक्षण के बाद आप तय करेंगे कि विश्वास आएगा या विश्वास नहीं आएगा। आपकी परेशानियों को महात्मा गांधी भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों के संदर्भ में, हम उसको हमेशा कहते हैं कि जुगलबंदी का सिद्धांत दिया है। जुगलबंदी, महात्मा गांधी का जुगलबंदी का सिद्धांत आपके सामने आता है। तो महात्मा गांधी भी आपका सहयोग कर रहे हैं कि आपके जीवन में, यानी कि पृथ्वी की परीक्षाओं के जीवन में आपके सामने जो नाना प्रकार की परेशानियां बनी हुई हैं या आपके सामने जो नाना प्रकार की चुनौतियां बनी हुई हैं, आप उनको दूर कैसे करके चलोगे। महात्मा गांधी भी अपना एक सिद्धांत आपके सामने ला रहे हैं, उसको हम कहते हैं महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या होगा। महात्मा गांधी महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या होगा, महात्मा गांधी का जुगलबंदी का सिद्धांत आपके सामने आएगा। ये जो नामकरण है ये हमने अपनी ओर से कर रखा है, जुगलबंदी का सिद्धांत। ये महात्मा गांधी ने नहीं कहा, हम आसान बनाते हुए इसको आपके सामने क्या रख रहे हैं, महात्मा गांधी की जुगलबंदी का सिद्धांत। और महात्मा गांधी की जो जुगलबंदी है वो दो चीजों को लेकर के है। एक आपका क्या है, एक आपका है साधन और एक आपका क्या है, साध्य। एक आपका साधन है, एक आपका क्या साध्य है। साधन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं,
और साध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड्स कहते हैं। तो यहां महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग आपका साध्य क्या हो जाएगा? आपका साध्य क्या हो जाएगा? परीक्षा की सफलता। आपका साध्य क्या हो जाएगा? परीक्षा की सफलता। आपका साध्य क्या हो जाएगा? परीक्षा की सफलता। परीक्षा की जो सफलता है वो आपका साध्य हो जाएगा। साधन में क्या क्या हो जाएगा? साधन में क्या क्या हो जाएगा? साधन में सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा व्यवस्थित व्यवहार। और ये जो व्यवस्थित व्यवहार होना चाहिए ये आपका खुद का आ जाना चाहिए सबसे पहले तो, कि विद्यार्थी को अनुशासित होना चाहिए, विद्यार्थी को व्यवस्थित होना चाहिए। एक अनुशासित अध्यापन आपको मिल जाए, एक अनुशासित अध्यापन आपको मिल जाए, एक अनुशासित अध्यापन आपको मिल जाए, अनुशासित अध्यापन आपको मिल जाए। और यहां अनुशासित अध्यापन का मतलब क्या होगा? यह चुनाव तो आपको खुद करके चलना है कि जहां भी आपको अनुशासित अध्यापन मिलता है आप वहां जुड़ें, बिल्कुल आपको जुड़ना चाहिए। यह चुनाव आपका खुद का है, निजी है, यह आपका व्यक्तिगत मामला है। अब इसको हम कैटेगराइज करके नहीं चलना चाहेंगे, लेकिन आपको अपने व्यवहार को भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। और अनुशासित जो अध्यापन है, आपका व्यवस्थित व्यवहार आपका साधन है, अनुशासित अध्यापन आपका साधन है। हम कहेंगे कि इफेक्टिव बुक्स, यानी कि कुछ ऐसी किताबें आपको अपने साथ जोड़ के चलना पड़ेगा कि अगर आपसे कोई अकबर के बारे में चर्चा करने लगे, अगर आपसे कोई भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में चर्चा करने लगे, या आपसे कोई राज्यपाल की राज्य में भूमिका पर चर्चा करने लगे, तो आप बिल्कुल खुल करके व्यवहार कर पाएं। अच्छी किताबों का मतलब यह होता है कि आपका व्यवहार संकुचित नहीं होना चाहिए, आपका व्यवहार सीमित नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको बिल्कुल टच करता है इस बात को लेकर के कि राज्यपाल की भूमिका क्या है राज्य में, तो आप स्वतंत्र होकर के बोलें, आप खुल करके बोलें। माता पिता का सहयोग, माता पिता का सहयोग, ये सारी बातें क्या बनती हैं? आपके साधन बनते हैं। यानी कि आपका खुद का व्यवहार अनुशासित हो जाना चाहिए, व्यवस्थित हो जाना चाहिए। आपके पास एक अनुशासित अध्यापन का मामला जुड़ जाए, अच्छी किताबें आपको अपने साथ जोड़ के चलनी पड़ेंगी। और माता पिता का कोऑपरेशन क्या है? यह भी एक साध्य है जो मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या है? आपको हमेशा सहयोग करता रहता है, कभी भी आपको क्या है? हारने नहीं देता। तो महात्मा गांधी भी जुगलबंदी के सिद्धांत के द्वारा आपको समझा रहे हैं कि भैया ये जो दो प्रकार के मामले हैं, ये जो दो प्रकार के मामले हैं, यहां पर तो आपको बिल्कुल अपना क्या है? गहरा ध्यान लाने की आवश्यकता है। व्यवहार आपका भी अनुशासित होना चाहिए और व्यवहार आपके अध्यापक का भी क्या है? अनुशासित होना चाहिए। अध्यापन में कंजूसी ना हो, अध्यापन में कटौती ना हो, अध्यापन में जितना आप दे पाए उतना आप अपने विद्यार्थियों को दे करके चलें। और जब इस साधन आपका क्या होगा? वो कहा करते थे कि जब आपका साधन, विद्यार्थी का यहां से साधन क्या हो जाएगा? अगर साधन अपने आप में क्या हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा, तो जो साध्य है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा। जो साध्य है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा। जो साध्य है वो अपने आप ही क्या है? सकारात्मक हो जाएगा। अगर आपके साधन ही नकारात्मक है तो आपका साध्य अपने आप ही क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। और अगर आपके साधन सकारात्मक है तो आपके साध्य क्या हो जाएगा? अपने आप ही क्या हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा। एक बात हमने अपने जीवन में मनमानी बहुत की है। अभी हाल ही में दीपावली के मौके पर हम अपने घर गए थे और अपने माता पिता को एक ही बात बोल के आए कि हम प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाते हुए हम काफी लंबे समय से कोई परीक्षा दे भी नहीं रहे हैं, लेकिन अंत में अब आकर के हमने कह ही दिया है।
कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाते हुए अब कोई भी परीक्षा जीवन में कभी देंगे नहीं। यानी कि हम अपने जीवन को डेडिकेट करना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों के लिए, उनकी सफलताओं के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और डेडिकेशन का मतलब क्या है? डेडिकेशन, पीछे हटने का भाव नहीं। हालांकि जब हम घर से निकल रहे थे तो एक भार था, क्योंकि हमारे माता पिता लगातार ये हमसे कहते रहे हैं कि अगर संभव हो पाए तो हमारे कहने से एक बार फिर यूपी पीसीएस के परीक्षा आप दे लें। हमने उनको एक दो बार कहा भी कि हम तैयारी में हैं, लगे हुए हैं, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक तौर पर केवल उनको क्या है, समझाने की बात थी। क्योंकि मेरे जीवन का परम सिद्धांत है एक, वो परम सिद्धांत यह है कि जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ जुड़ जाएं तो अध्यापन करना छोड़ दो। क्योंकि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ जुड़े हुए हैं और आप अध्यापन भी कर रहे हैं तो आप अपने ही विद्यार्थियों को कभी 100% नहीं दे पाएंगे या विस्तारित रूप में चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके विद्यार्थी ही क्या हैं, आपके प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। जो आपको आता है अगर वो आपके विद्यार्थी को भी आ गया तो फिर प्रतिद्वंदिता का जो धरातल है वो और भी ज्यादा क्या है, मजबूत हो जाएगा। ये हमारे जीवन का परम सिद्धांत है, यानी कि दोनों में से एक काम होना चाहिए। या तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर लो या फिर अध्यापन कर लो। इस नाते हमने ये व्यवहार कर ही दिया, हमने उनको समझा दिया कि हम अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। हमारा जो कंप्लीट डेडिकेशन होगा अपने विद्यार्थियों की सफलता के संदर्भ में होगा। ये चर्चा हम इस नाते आपसे कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके इस मित्र को ना बहुत लोगों को जवाब देने हैं, एक को नहीं, बहुत को जवाब देने हैं। और जवाब इस मामले को लेकर के देने हैं कि हमने अपने जीवन में जब से अध्यापन प्रारंभ किया, अध्यापन को ही प्राथमिकता दी। यह कहने की बात नहीं है, आप समझते हैं। और जिन लोगों को मुझे समय देकर के चलना चाहिए था, जिन लोगों को मुझे अपने जीवन के कुछ क्षण देने चाहिए थे, मैं उन लोगों को अपने जीवन के वो क्षण कभी दे नहीं पाया। अब कल के दिन वो सभी मुझसे सवाल तो करेंगे ही कि अध्यापन को जो आपने प्राथमिकताएं दी और आपने हमसे वो क्षण छीने जो आपको हमारे साथ व्यतीत करके चलने चाहिए थे, तो उसमें तो मैं जवाब तभी दे पाऊंगा जब मेरे विद्यार्थियों की सफलताएं उनके सामने आएंगी। तो कहने का भाव यह हुआ कि आपके इस मित्र को अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को जवाब देकर के चलना है, और ये जवाब तभी मिल पाएंगे जब आप सफल होंगे। और आप सफल तभी होंगे जब आप अपने अध्यापन में व्यवस्थित हो जाएंगे। और आप सफल तभी होंगे जब आप आलोचनाओं का सामना करना सीखेंगे। आप सफल तभी होंगे जब समाज की भीड़ को टैकल करना आपको आ जाएगा। आप सफल तभी होंगे जब कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा। ये बातें समझ लो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये मित्र उन तमाम प्रकार के लोगों के सामने खड़ा हो पाए, उनको ये समझा पाए कि अध्यापन को अगर हमने प्राथमिकता दी है तो उसका मतलब ये है, तो अब आपको क्या है, अपनी सफलताओं का एक मंच तैयार करना होगा। और वही सफलताओं का मंच उन सभी के सामने प्रस्तुत होगा। इस मामले में हम स्वार्थी हैं, ये बात हम खुल के बोल रहे हैं। केवल एक यही स्वार्थ हमारा है, केवल एक यही स्वार्थ हमारा है। और इस स्वार्थ को भी कभी ठंडे दिमाग से टैकल करके देखना, इस स्वार्थ में मेरा उतना बड़ा फायदा नहीं है जितना आप लोगों का फायदा है। तो कहने का भाव यह हुआ कि बेवजह अपने आप को परेशानी में डालने का कार्य नहीं करेंगे। एक ही दिन में तमाम प्रकार की चीजें ग्रहण नहीं की जा सकती हैं। अलग अलग प्रकार के बैचेस आपके सामने आ रहे हैं।
कक्षाएं आपकी व्यवस्थित रूप से आपके सामने आ रही हैं। अगर आपको लगता है वाकई में कि कक्षाओं के साथ जुड़ाव करने में आपका फायदा है, तो बिल्कुल आपको जुड़ाव कर लेना चाहिए। जुड़ाव करने का जो चुनाव है, यह चुनाव आपका खुद का होगा, व्यक्तिगत होगा। हमको लगा कि इस प्रकार की एक चर्चा जरूरी है। इसमें दोनों चीजें हमने आपको समझाने का कार्य किया है कि दुष्यंत सिविल क्लासेस किस भाव के साथ खड़ा हुआ है, दुष्यंत सिविल क्लासेस किस उद्देश्य के साथ आया है, और आपको यह भी समझाने का कार्य किया कि आलोचनाओं को टैकल कैसे किया जाता है या आलोचनाओं का सामना कैसे किया जाता है। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।